अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मौलाना फजलुर रहमान जो इलेक्शन के बाद से इस हुकूमत और मुक्तदरा पर खुलकर तनकीद कर रहे थे, उन्होंने आज कौमी असम्बली में भी इन इलेक्शंस पर सख्त एतराज़ात उठा दिए हैं और कहा है कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियाँ बेची गई हैं, हारने वाले भी परेशान हैं और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को हुकूमत देने का मुतालबा करते हुए कहा कि जलसा करना PTI का आईनी हक है, PTI को जलसा करने का हक देने की हिमायत करता हूं। हम मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, हमारा रास्ता ना रोका जाए, अगर कोई रोकेगा तो अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। पार्लियामान के फ्लोर पर जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ये तमाम तर तनकीद खुलकर की है। ये वही बातें हैं कम बेश जो उन्होंने पशीन जलसे में आवाम से खिताब करते हुए कही थी, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम इस पार्लियामान के ऊपर लगाया था। KP असम्बली में जो कुछ हुआ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था। लेकिन यहाँ एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट और मानी खेज है वो ये है कि उन्होंने मिलियन मार्च का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की हिमायत करते हुए उन्होंने हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया है और ख़ुद भी उन्होंने कहा कि सड़कों पर निकलेंगे और अल्टीमेटली इस हुकूमत को बहा ले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामान के फ्लोर पर थे। सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखता है। कैसर साहब जो बात कर रहे थे, उनका जो मुतालबा था, मेरे ख्याल में उनका मुतालबा सही था। जलसा करना उनका हक है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज़ था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज़ था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? 9 मई को पेशावर में इंशाल्लाह मिलियन मार्च होगा और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। 9 मई को मिलियन मार्च होगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी इस हुकूमत पर खुलकर तनकीद के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं ड्रामा है, हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपनी जगह गहरी सियासी कशमकश का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ बयानात देकर कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं, जबकि नून लीग के रहनुमा भी अहम हुकूमती और पार्टी ओहदों की दौड़ में दिखाई दे रहे हैं। वो अहम पार्टी ओहदों के पीछे भाग रहे हैं और हुकूमती सतह के ऊपर भी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस समेटे जा सकते हैं वो समेटने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ प्रेशर माउंट हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इस हुकूमत के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ हम ऐसा नोटिफिकेशन भी देखते हैं कि जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजट जुम्बिश कलम इसहाक डार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं। इसहाक डार की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लगाने का नोटिफिकेशन एक ऐसे वक्त में सामने आया कि जब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। दोनों जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है उसमें शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। इसहाक डार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत में नवाज शरीफ का नुमाइंदा समझा जाता है। नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी को तंजीम साजी का हुक्म देना, उसके बाद इंपॉर्टेंट मीटिंग होना, पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग होना और ऐसे में ये डिसीजन सामने आ जाना। इसके बाद कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि अब नवाज शरीफ ने अंगड़ाई ली है, नवाज शरीफ फिर से मुतहर्रिक हो रहे हैं, वो बाउंस बैक कर रहे हैं और इसहाक डार को बतौर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लगा के एक मैसेज उन लोगों को दिया गया है जो इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगाना चाहते थे। तो इसहाक डार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी बड़ा ओहदा लगा दिया गया है और तमाम तर मिनिस्टर्स इसहाक डार को रिपोर्टिंग होंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी कॉनोटेशन भी है और दूसरी कॉनोटेशन और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इसहाक डार का जो ऑब्वियसली उनकी स्पेस है वो बढ़ाई नहीं गई, बल्कि उस स्पेस को स्क्वीज़ कर दिया गया है। जिस वक्त इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी गई तो उस वक्त कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि उन्हें इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में लगाया गया और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बावजूद इसके कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे उसकी सरबराही सौंप दी जाती है, उसमें शामिल कर दिया जाता है। अल्टीमेटली प्रेशर आने पे निकाल दिया जाता है, फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर उनको शामिल किया जाता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर तो इसहाक डार साहब नहीं है, लेकिन जाहिर है उनकी सुई फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर अटकी रही। वो फाइनेंशियल मामलात के अंदर जाहिर है एक अरसे तक काम करते रहे हैं और बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उनके हवाले से ज़रा ये भी बताते हैं
कि वो है तो फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर भी जो भी डेलीगेट्स उनसे मुलाकात के लिए आते हैं वो उनके साथ भी फाइनेंशियल मामला डिस्कस करते हैं और ज़्यादा दिलचस्पी वो अपनी इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर ही रखते हैं। ऐसे में उनको जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के लोग भी हैं, डिप्लोमेट्स भी हैं, वो समझाते हैं कि डार साहब आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। अब बतौर फॉरेन मिनिस्टर भी लाइकली और वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। और फॉरेन मिनिस्ट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब हमारी अक़वाम आलम के साथ ताल्लुकात की बात है, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन वैसी नहीं है, आम नॉर्मल हालात नहीं है। ऐसे में फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा बंदा चाहिए जो एक्सपर्ट हो, जो इंगेज कर सके या उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो क्या इसहाक डार साहब अब जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो क्या फॉरेन मिनिस्ट्री उनसे ली जा रही है? क्या कोई नया फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा? और फिर सवाल तो ये भी है कि इसहाक डार साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लगाया गया, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हुई थी, लेकिन बिलावल साहब ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद नहीं किया। उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए बिलावल भुट्टो साहब को पेशकश की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट के अंदर बैठना पसंद नहीं किया। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने उसूली मौक़िफ़ लिया कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब जब इसहाक डार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फिर फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा? क्या बिलावल भुट्टो होंगे? तो फिर दूसरी तरफ इशारा तो ये भी है कि जहाँ इस कैबिनेट के अंदर कुछ अनइलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, तो वहीं इस्टेब्लिशमेंट किसी और इलेक्टेड आदमी को फॉरेन मिनिस्टर लगाना चाहती है। और जब अनइलेक्टेड की बात होती है तो एक और सेनेटर भी हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब होकर सेनेट में आए हैं, लेकिन अभी तक वो किसी ओहदे पर नहीं है। मेरा इशारा साबिक निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तरफ है। अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेट पे तो हैं, लेकिन किसी ल्यूक्रेटिव, किसी ओहदे के ऊपर, किसी पोर्टफोलियो को संभाले हुए नहीं है। तो क्या कहीं अनवारुल हक काकड़ को इसहाक डार की जगह फॉरेन मिनिस्टर लगाना मकसूद तो नहीं है? और उसके लिए राह बनाई गई है कि डार साहब को उठा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाए, ताकि डार साहब का गिला भी ना हो, नून लीग का गिला शिकवा भी ना हो, और कम अज़ कम सर उठा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह सके कि देखिए हमने किसी को मैसेज भी दे दिया है और डार साहब मिनिस्ट्री क्या लेते हैं, वो तो तमाम तर मिनिस्टर्स से रिपोर्ट लेंगे। तो क्या ये कोई नून लीग को, वो जिसे कहते हैं मैं यहाँ आया नहीं लाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तो क्या नून लीग को इसहाक डार को खिलौना दे के बहलाया गया है, या वाकई इसहाक डार साहब या नून लीग की स्पेस बढ़ी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको, हमारे ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं और ख़बर यही है कि अब अनवारुल हक काकड़ साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर लगाया जाएगा और डार साहब बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे होंगे। ये बात भी अपनी जगह कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी थे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ये एक अलग बहस है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या है। अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ कुछ रिवायतें बन जाती हैं, और जब रिवायत और एक रीत डाल दी गई तो अब ये रिवायत एक्सरसाइज हो रही है। अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके बारे में भी ख्याल किया जाता है कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे चाहता, पीछे कोई और मैं देता है, पैगाम कहीं और से आता है, और सिर्फ सिग्नेचर्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर देते हैं, फैसले कहीं और से होते हैं। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर यक न शुद्ध दो शुद्ध, इसका क्या फ़ायदा होगा? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अलहाज शेख रुहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रुहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया, कुछ समझ आई आपको इस डिसीजन की? इसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया डार साहब को? हर चीज को मनफी को देखते हैं। इतना बड़ा कोई मतलब इशू तो नहीं है जिसपे हम इतना आपका इतना नेशनल लेवल पे आप अपना वक्त जाया करें। क्या ख्याल है? तो इससे कोई ना कोई फायदा तो होगा सर। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये कोई बेसबब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाया गया होगा ना सर? हमारी प्रॉब्लम बड़ी है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज में कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं ना, कोई ना कोई नुक्ता ढूंढेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? जाहिर है ये तो हमारा काम है सर। कोई अच्छा काम भी कर दिया करो यार। यार ये मेरे उसकी काबिलियत पे आपको कोई शक है शाकदार की? नहीं, हमें तो कोई शक नहीं है सर, लेकिन वजीर आजम साहब को शायद होगा कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ने लगाया। हमें तो उनकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के ऊपर कोई शक नहीं था, लेकिन उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगाया गया। हमारे लिए हैरबाई से ताज्जुब था ये सर।
तो आप देखें ना, अब आपका ताजुब खत्म हो गया ना, अब सारा कुछ खत्म हो गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हम तो सारे मिनिस्टर उनके उनको जवाब देंगे। शेख साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर तो इसहाक डार साहब नहीं होंगे, फॉरेन मिनिस्टर भी जाहिर है अभी तक तो हैं लेकिन अब नहीं होंगे, अब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, तो ये फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा सर? नहीं नहीं, फॉरेन मिनिस्टर भी साथ ही होंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ये थोड़ी वो पोर्टफोलियो छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सवाल है सर कि ये सेरेमोनियल चीज़ें ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमारी हुकूमत नहीं है, आपका एक इत्तेहादी कह रहा है हमने कैबिनेट में नहीं बैठना, आप सेरेमोनियल पोस्टें लेके मजीद जवाबदेह नहीं हो जाएंगे कि आप तो प्राइम मिनिस्टर भी आपका, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आपका, हुकूमत भी आप लीड कर रहे हैं? ये बात तो किसी हद तक आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसका जवाब तो फिर आपका वजीर आजम देगा ना, जिसने ये नोटिफिकेशन किया। या तो अब मुझे इस बात का, वैसे सच्ची बात है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या मंतक है या क्या इसके पीछे मामलात क्या है, ये मैं कुछ वसूख के साथ तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, इसहाक डार साहब क्योंकि काफी काबिल आदमी है, तो लिहाजा मियां साहब ने सोचा होगा कि मैं इधर उधर रखता हूँ अगर, तो इसहाक डार साहब इसको सवाल कबूल लेंगे और जहाँ छुट्टी छुट्टी जाएंगे तो इसहाक डार साहब पीछे से वो सारे मामला को आप देख लेंगे। यही हो सकता है, और तो मुझे इसमें कोई खास शेख चीज साहब, नजर आप नहीं बड़े आ रही। सीजनड आदमी हैं सर, बहुत सीजनड आदमी हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। ये फैसला ज़ाती तौर पर शहबाज शरीफ साहब का फैसला लगता है आपको? यानी उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया, या किसी और की ख्वाहिश होगी कि डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दें? और किसकी ख्वाहिश हो सकती है? डार साहब बड़े काबिल आदमी है, एक बात तो ये होगी, और दूसरा डार साहब की जिम्मेदारी भी है। और तीसरा मेरे ख्याल में शायद वो ये भी तो हो सकता है ना कि वो, आपने उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगाया तो फिर कुछ ना कुछ तो लगाना ही था ना आपने। फॉरेन मिनिस्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, वो इतना आसान तो नहीं है वो। और पूरी दुनिया के साथ आप लिंक्ड होंगे, आपकी पॉलिसीज जो है वो बड़ी मैटर करेंगी, आपकी फॉरेन पॉलिसीज बड़ी मैटर करेगी, आप मुल्क को बहुत बेहतर हालात में लेके जा सकते हैं, वो भी हो अच्छा सकता है वो शेख साहब, अगर किसी अनइलेक्टेड बंदे को काबीना के अंदर किसी अहम मिनिस्ट्री के ऊपर, वो बेशक फॉरेन मिनिस्ट्री हो, वहां पर लगा दिया जाए, तो क्या आप लोग एहतजाज करेंगे? आप समझेंगे नहीं, मुल्क के वसीतर मफाद में ये फैसला किया गया है? चले मैं लेट मी फ्रेम दिस क्वेश्चन दिस वे। ये मैंने आपकी शान में कौन सी ऐसी गुस्ताखी की है कि जो आप ये सवाल मुझ पे दाग रहे हैं? सर, आप मेरे सवाल को पकड़े ना सर, मैं क्या पूछना, क्या आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आप भी ये समझ रहे हैं कि मैं शायद इस बात का जवाब देना नहीं चाहता। नहीं, आप वेल लेफ्ट तो ना करें ना सर। हमने इतनी मुश्किल से क्या आपको करूं? इस सवाल के ऊपर लेके आए हैं, अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो मजा तो फिर खराब हो जाएगा ना सर। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, देखें मेरी बात ये है कि जब आप एक सियासी जमात के साथ मुंसलिक होते हैं तो आप उनकी पॉलिसीज के साथ किसी हद तक डिफर कर सकते हैं, ज्यादा इख्तलाफ नहीं आप कर सकते। कह जाए कि आपका दिल कर रहा होगा कि आप इस चीज से इख्तलाफ करें, आप इस चीज को बेहतर नहीं समझते, आप समझते हैं, लेकिन एक हद तक ही आप इख्तलाफ कर सकते हैं ना। ये तो नहीं कर सकते कि आप मुझे ये जो आप कह रहे हैं, अपना सवाल कर रहे हैं कि आप एहतजाज करेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं क्योंकि अब डायरेक्टली उस मकाम पे तो हूँ नहीं जहाँ पे मेरे कोई एहतजाज की कोई अहमियत हो, और बाहर बैठ के मेरे एहतजाज की तो मेरे ख्याल में अहमियत है ही नहीं, तो इसलिए मुझे एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो इक़्तिदार में है, जो अपना पार्लियामेंट में है, वो पार्लियामेंट की कमेटी में, पार्लियामेंट पार्टी में, अपनी मीटिंग्स में, उसमें वो कह सकते हैं अगर कहना चाहेंगे। नहीं शेख साहब, पार्लियामान तो से मेरा बाहर नहीं ख्याल तंजीम साजी भी तो हो रही है। एक इजलास भी गुज़श्ता हफ्ते हुआ, नवाज शरीफ साहब ने हिदायत की थी पंजाब के सदर को, और फिर ये बात भी सामने आ रही है कि जो सदारत है पार्टी की वो शहबाज शरीफ साहब से लेके नवाज शरीफ साहब को मुंतकिल की जा रही है, और सेक्रेटरी जनरल भी तब्दील होने जा रहे हैं। तो क्या कोई बयानिया भी बदलने जा रहे हैं सर? बयानिया भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तब्दील हो रहा है? नहीं समझता, नहीं, ये गैर मंतकी बातें हैं, ये इसमें कोई वजन नजर नहीं आता। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि बयानिया बदलने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको अपने इख्तियार के मनसब से नीचे उतरना पड़ेगा। और ये तो नहीं हो सकता ना कि आप प्राइम मिनिस्टर भी हो, चीफ मिनिस्टर भी हो, और आपका बयानिया जो अगेंस्ट हो, तो वो बात समझ में नहीं आती। अब लोग इतने वो मासूम नहीं है, समझदार है, लोग समझते हैं, हर चीज को समझते हैं, मेरा ख्याल है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। फर्क उसी वक्त पड़ेगा जब आप अपनी पॉलिसीज को पाकिस्तान के अवाम के हक में, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए, या अवाम के मफाद के लिए, अवाम की मुश्किलात को हल के लिए, पाकिस्तान की मुश्किलात के हल के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ डट जाने के लिए, फिर आपका बयानिया जो है वो काबिल अमल होगा और उस पर लोग फिर लब्बैक कहेंगे। ये मैं समझता हूँ। अच्छा शेख साहब, अब जैसे पार्टी सदारत जो है ईरान के जी 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 फर्क नहीं पड़ेगा यार, कुछ फर्क नहीं नहीं, मेरा सवाल ये ना सर कि पार्टी सदारत शहबाज शरीफ साहब से इसलिए ली जा रही है कि वो वजीर आजम में बहुत मसरूफ हैं, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब से वो इसलिए ली जा रही है कि वो क्योंकि कैबिनेट में मसरूफ हैं, तो फिर पार्टी की जो सीनियर नायब सदर या चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनसे ज्यादा मसरूफ कौन होगा? वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उस सूबे की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो क्या वो पोस्ट भी वापस लेके किसी और को दी जा रही? मैं इस बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी देर आप तवक्कुफ कीजिए, इंतजार कर लीजिए, रुक जाइए, उसके बाद आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं इस बारे में क्या कहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ जो मैंने आपके सामने कह दिया कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये आपके शख्सियत बदलने से हालात तो नहीं बदलेंगे, लोगों को खाना तो नहीं मिल जाएगा। क्या ख्याल है सर? लास्टली एंड वेरी क्विकली, इज इट ट्रू दैट यू हैव लॉस्ट द पॉपुलैरिटी, यू बीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इस वक्त अगर कोई पॉपुलर नैरेटिव है तो वो इमरान खान का है, या पॉपुलर फिगर है तो वो इमरान खान है, इज इट ट्रू? नहीं, मैं आपको गुजारिश करूं, मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ इसका करता हूं कि ये ज़हन में रखें कि जिस किस्म के आज आपके मुल्क के हालात हैं, कोई भी ठीक कर दे उनको, तो पब्लिक तो उसी के साथ है ना जो उनके मुश्किलात को दूर करेगा, जो उनका हल तलाश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एक जमात है, लेकिन अब मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। उनकी पार्टी पॉलिसी क्या है, ये किन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और किन से नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा कौन नहीं, ये वो मामलात हैं जिन पर आजकल राय खासी मुनकसम है। अब एक धड़ा वो है जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करता है कि बातचीत अगर होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी। ये कौन लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इंदिया देते हैं? ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। इसमें पार्टी की कुछ लाइनर्स हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कह रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद इस तासुर की नफी कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत हो रही है। वो क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा, या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही, कोई डायलॉग नहीं हो रहे, लेकिन खुद बानी पीटीआई ने आज जेल में सहाफ़ियों से बात की और उस पर 3 रुकनी कमेटी के बारे में बताया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो 3 रुकनी कमेटी करेगी और उसके अंदर शिबली फराज शामिल होंगे, उसमें उमर अयूब शामिल होंगे, उसमें अली अमीन गंडापुर शामिल होंगे। और अब से कुछ ही देर पहले अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला केपी के हैं, उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से अडयाला जेल में इख्तिताम को पहुंची है। अब इस मुलाकात में क्या मामला तय हुए हैं ये भी देखने की बात है, लेकिन एक अबहाम मौजूद है क़यादत की सतह के ऊपर। आज जो बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से बात की उससे तो ये तासुर मिलता है कि उन्होंने इस बात की तौसीक की है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तभी तो उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है। अब एक और मामला है, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर सड़क पर आने का मशवरा दिया। खुद हामिद रज़ा साहब ने इस बात की तौसीक की, लेकिन जब बैरिस्टर बारे में बात हुई तो उन्होंने इस खबर की बिल्कुल तरदीद कर। अब एक और अबहाम और एक और कन्फ्यूजन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरपर्सनशिप के हवाले से है। इस बारे में भी बानी पीटीआई से सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि कल तक ये मामला डिसाइड हो जाएंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन
जो हमारा नुमाइंदा है वो कौन होगा, वो शेर अफजल मरवत होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से ना तौसीक हो रही है ना तरदीद हो रही है। खुद आज बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने जब मीडिया टॉक की तो इस बारे में क्या बताया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा, कल ट्यूसडे को खान साहब फाइनल फैसला कर लेंगे। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब आप अपनी राय दे दीजिए, इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए, पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अब इतनी सारी आ रहा है, आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये कि ये तो मुझे वैसे ही कोई ढोंग लग रहा है। मुज़ाकरात कहाँ मुज़ाकरात है, किससे साथ करने हैं, कौन कर रहा है और पेशकश कौन कर रहा है, ये सारा मजाक है। बिल्कुल ये हुकूमत ने ऐसे ही शोशा छोड़ा है और ना तो हमारी तरफ से किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया है, ना अभी तक ऐसा कोई फैसला हुआ है। तो जब इमरान खान कहेगा कि जो मुज़ाकरात करना है तो फिर हम सोचेंगे ना कि किससे करना है। ये शौकत इस यूसुफजई हुकूमत से साहब, क्या इमरान खान करेंगे साहब ने तो मुज़ाकरात? इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है, जिसमें अली अमीन गड्डापुर शामिल है, जिसमें उमर अयूब है, जिसमें शिबली फराज है। इन 3 लोगों को मैंडेट भी दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए अभी तो मुज़ाकरात की पेशकश हुई नहीं है ना, गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं हुई है। और आप देख रहे हैं कि जो इर्द गिर्द के जो खित्ते की सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। और दूसरी बात ये कि इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो अपोजिशन की सारी जमातें मुत्तहिद हो गई हैं हुकूमत के खिलाफ और एहतजाज पे जा रही है। नहीं, तो लेकिन इसलिए मेरी इनको दानिश में खौफ है। गवर्नमेंट से तो आप मुज़ाकरात करना भी नहीं चाहते, आप तो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं करना चाहते, वो भी मैं आपको बताऊँ ना। वो इसलिए नहीं करना चाहते कि ये बेख्तियार है और ये हमें ताना देते हैं एस्टेब्लिशमेंट का बार बार। तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर तो एक हकीकत है, तो मैं आज भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन बात ये है ना कि हम आपसे क्यों बात करें जब आप खुद एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं। तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो तो ऐसी आपके पास इख्तियार नहीं है। आप अपना कोई वजीर दाखिला तो आप अपना रख नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर तो हुकूमत के पास वो मैंडेट है नहीं है, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं ये कह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ? देखिए अभी तो ये जो है ना मेच्योर बात नहीं है। ये ठीक है 3 रुकनी कमेटी बनी होगी लेकिन अभी तक इस तरह मेच्योर बात नहीं है, क्योंकि देखिए उस पर ये त्योहार तय होने, ऐसा नहीं है कि बस कमेटी बन गई है। कमेटी तो इसलिए बनी है कि सारा दिन मीडिया के ऊपर जी के जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो मुज़ाकरात जो है वो किससे हो जाए, पहले सामने तो आ जाए ना कोई कि भाई मुज़ाकरात किससे का। हमें अगर हमें ये अंदाजा हो कि हाँ ये मुज़ाकरात फ्रूटफुल हो सकते हैं। इस वक्त लीडर जेल में है, कारकुन जेल में है, हम इंसाफ के लिए अदालतों में जा रहे हैं। तो हमारा लीडर तो मतलब वो तो अदालतों पे यकीन रखता है, कानून इंसाफ पे यकीन रखता है। इधर कहाँ है मुल्क के अंदर, ना इंसाफ है, ना कानून है, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती है। तो किससे बात की जाए, आप बताएं हमें। नहीं, जेल में बैठे कमेटी हुए तो बनाई इमरान है, खान साहब लेकिन को कुछ तो किससे नजर बात आ रहा करें? होगा कि उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। अब जब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात करने की वो बात कर रहे हैं? देखिए एस्टेब्लिशमेंट से आपको भी पता है, सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर, ये तो हम पहले आज से कुछ साल पहले हमें नहीं पता था कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, क्योंकि इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस पैदा की कि आप गली गली किसी भी उसमें जाके आप पूछें कि जी एस्टेब्लिशमेंट क्या है, तो आपको बता देंगे एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कुव्वत किसके पास है, ताकत किसके पास है। तो देखिए हम अपने अगर मुज़ाकरात होंगे तो हम अपने शराइत के ऊपर ही करेंगे। ये किसी को मंजूर है तो ठीक है, नहीं है तो हम भीख नहीं मांगेंगे। ये हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है कि जी वो एनआरओ मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है, भाई किसने मांगा है एनआरओ? आप सारा दिन थकते नहीं है टीवी पे आके कहते हैं। आपने बाज़ाब्ता तौर पर सारे इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात का कोई पैगाम भेजा है? नहीं, हमने कोई पैगाम नहीं भेजा। तो पाकिस्तान मेरे तहरीक नॉलेज में इंसाफ ऐसा की कोई वो क़यादत नहीं है। इतनी डिवाइडेड क्यों है या कंफ्यूज क्यों है इन मुज़ाकरात को लेके कि करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इस हवाले से कंसेंसस क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने, देखिए हम सियासी लोग हैं, मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ। ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए और जब भी इस तरह की कोई हमारी वो होती है तो मैं तो देखिए मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप मुज़ाकरात के लिए देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम इतनी लंबी स्ट्रगल करके आए पॉलिटिकल, जो 28 साल हो गए इस पार्टी के, और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल तहरीक इंसाफ ने की है। और हमारे ऊपर इल्जाम क्या है कि 2018 में
ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत में आए, चलो ठीक है, अब मान लिया। अब मुझे बताएं कि जो 4-4 बारियां लेने के बाद 5वीं बारी में जो सब इकट्ठे हो गए हैं, ये इनको किसने बिठाया, इनको इख्तियार किसने, तो हमें क्यों ताना दे रहे हैं आप? इसलिए हम चाहते हैं कि देखिए, हम पाकिस्तान के अंदर इंतशार नहीं चाहते, हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता उसमें देखना चाहते हैं। जो जो मुश्किलात हमें एहसास है, मैंने पहले कहा था, इमरान खान अपनी जात के लिए ना मुज़ाकरात करेगा, ना किसी से कहेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान की बात आ गई, अगर पाकिस्तान को की जरूरत हुई, तो फिर इमरान खान कहेगा कि जी मैं सब कुछ मेरा हाजिर है, लेकिन वो इमरान खान ही कह सकता है। उसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि जी मैंने मुज़ाकरात करने। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, देखिए लीडर आपके जेल में है, आपके लीडर जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, कारकुनान जेल में है, तो अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट से टकराएंगे? नहीं, मैं तो ये देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के हक में मैं हूँ, लेकिन पहले मामलात तय होने चाहिए कि मुज़ाकरात क्या। हमारे जो वर्कर्स हैं, देखिए ना, पहले तो ये हमें गद्दार कहते हैं, जो आपकी हुकूमत बैठे हैं, ये गद्दार है, ये इंतशार पसंद है, ये फलां है, क्या क्या अलकाब दिए इन्होंने। आज ये मुज़ाकरात पे क्यों मजबूर हो रहे हैं हमारे साथ? क्या अब हम गद्दार नहीं है? कह दे कि हम गद्दार नहीं है, कह दे कि हम इंतशार पसंद नहीं है। तो ये देखें, एक तरफ इनकी ये जमहूरियत के इनके पास कोई और बयानिया नहीं है, तो ये कहते हैं जी ये इंतशार पसंद है। अब उनको ज़रूरत पड़ गई, हालात ऐसे हैं इस मुल्क के कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, जब तक इमरान खान सपोर्ट नहीं करते इस हुकूमत को, सवाल ही पैदा नहीं होता ये हुकूमत चले और पाकिस्तान की मईशत संभले। अच्छा, बड़ा सादा सा सवाल है शौकत यूसुफ साहब। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए 3 रुकनी कमेटी में जिनका नाम लिया, उसमें शिबली फराज है, उसमें उमर अयूब है, या उसमें अली अमीन गंडापुर है, लेकिन बाहर आके बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत ये कहते हैं, गौहर खान ये कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि मुज़ाकरात कब होने हैं, करने हैं नहीं होने। मतलब ये पावर किसके पास है? वो 3 रुकनी कमेटी के पास है, ये बैरिस्टर गौहर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं? देखें, कमेटियां बनती हैं, कमेटियां बनने का मकसद ये नहीं है कि वो जाके मुज़ाकरात करें। देखिए, वो जायजा ले सकते हैं। देखिए, हम सियासी लोग तो हैं ना किसी को तो बात पहुंचानी है इमरान खान तक। तो ये लोग, यही चंद लोग हैं जो जाते हैं, खान साहब से मिलते हैं और उसके बाद फिर वो बयानियां अपने जारी करते हैं। तो देखें, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मैं 96 का वर्कर हूं और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 4 इलेक्शन किए हैं पीटीआई से, और मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि इमरान खान जो है ना, वो कमज़ोर विकेट पे वो नहीं करेगा, नहीं खेलेगा। वो अगर खेलेगा तो वो अपने पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड होगा उनका, और वो मुल्क के लिए होगा। तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है। हामिद रजा साहब ने ये तजवीज़ दी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफे देके असेंबली से बाहर आ जाना चाहिए। आप एग्री करते हैं इस तजवीज़ से? ये तजवीज़ फ्रूटफुल होगी पीटीआई के लिए? देखिए, मैं इस चीज़ का, देखिए, मैं पहले भी खिलाफ था, जब असेंबलियाँ टूट रही थी मैं उस वक्त भी खिलाफ था, और मैं वाहिद बंदा था जो खान साहब के सामने खड़ा हुआ जब सरहद केपी असेंबली तोड़ी जा रही थी। तो उस वक्त 2-3 बंदे ने मुखालफत की थी, जिसमें मैं भी था। और बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब आपके वक्त के लिए। 6 जजेस के सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने के बाद से हर रोज किसी न किसी बुनियाद पर जजेस के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई जा रही है, और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है जैसे इन जजेस ने यह खत किसी के इबा पर लिखा। ऐसा भी तासुर दिया गया जैसे ये जजेस किसी एक पार्टी के केसेस में उनको गैर मामूली रिलीफ फराहम कर रहे हैं, जिसके बाद इन जजेस पर ना खत्म होने वाली तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। खासकर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक कैंपेन दिखाई दी और ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इसके अलावा 27 अप्रैल को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने जस्टिस बाबर सत्तार से ऑडियो लीक्स केस से अलहदा होने की इस्तदा की थी और मौक़िफ़ अपनाया था कि इस नौयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला दे चुका है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाअत से माजरत कर लें। आज इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार खुद को केसेस से अलग करने की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आईबी, एफआईए, पीटीए ये सीरियस इदारे हैं, इनकी दरखास्तें सुनकर फैसला करूँगा। जिनमें मुझ पर एतराज़ किया गया है, किसने इनको दरखास्तें दायर करने का कहा कि अथॉरिटी दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने जवाब देते हुए कहा कि एफआईए ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है। एतराज़ है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा।
जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि आईएसआई के मामले से एफआईए का क्या ताल्लुक है, क्या वो आईएसआई की प्रॉक्सी है, क्या खुफिया इदारों के हवाले से है। आपने ख़त का जो हिस्सा पढ़ा आईएसआई से मुतालिक है, एफआईए से मुतालिक नहीं है। क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया कि नहीं, उनका ताल्लुक तो नहीं है। एक पिटीशन में एजेंसीज के किरदार के हवाले से बात की गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफादात के टकराव की क्या आप इस तरह तारीफ करेंगे? अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा? अदालत ने एफआईए की मुतफर्रिक दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी और डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इसी तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और आईबी के हवाले से भी दरखास्तें खारिज करके उन्हें कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी आज, जिसपे जस्टिस बाबर सत्तार अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर डट गए। ऐसे मौके पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशंस दी और कल 6 जजेस के खत के मामले पर इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा होगा। हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 22 अप्रैल से किसानों से ऐलान करदा सरकारी कीमत पर गंदम खरीदना शुरू कर देंगे, लेकिन 29 अप्रैल तक ना तो अभी तक किसानों से गंदम खरीदने का कोई फैसला किया जा सका और ना ही इन किसानों से कोई राब्ता किया गया है जिन्होंने बारदाना की दरखास्तें जमा कराई थी। किसान पहले गंदम की इमदादी कीमत कम रखने पर सरापा एहतजाज थे, लेकिन अब उन्हें इस बात के लाले पड़े हुए हैं कि हुकूमत ने अभी तक गंदम खरीदारी शुरू ही नहीं की, जबकि ओपन मार्केट में फ्लावर मिल्स और आड़तियों की मिली भगत से गंदम की फी मन कीमत मुसलसल गिर रही है, जो अब 28 से 3000 तक पहुंच गई है। किसानों ने पंजाब हुकूमत के इस दोहरे मयार और एहतजाज करके सदा बुलंद की है, तो पंजाब हुकूमत उनके मसाइल के हल करने की बजाय अब लाठियों, गिरफ्तारियों और उनके घरों पर छापे मारने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इत्तलात के मुताबिक किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियाँ अब्दुल रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी तस्दीक किसान बोर्ड पाकिस्तान ने की, जबकि आरिफ वाला में मरकजी नायब सदर साबिर नियाज कम्बो को भी घर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत किसानों के एहतजाज को सख्ती से रोकने या किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से इनकारी है। वज़ीर अज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसानों के नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही सूबे भर में गिरफ्तारियां हुई हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के हर किस्म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अब एक तरफ तो किसान परेशान है, दूसरी तरफ अगर उनको लाठी से हाँका जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो हुकूमत अपने लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।